अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सी शार्प फॉर बिगिनर के फोर्थ लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। मेरा नाम अब्दुल मनान है और आप देख रहे हैं आईटी प्रोफेशनल्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे अपने सी शार्प का व्हील स्टूडियो में एक एम्प्टी न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, और उसमें हमने कुछ लाइंस को एग्जीक्यूट करवाया था। कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी कि सी शार्प बेसिकली है क्या और उसका कोड कैसे किया जाता है। उसमें हमने देखा था कि हम राइट लाइन के ज़रिए कुछ भी कोई चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं, तो वो कैसे, मतलब उसका बिहेवियर क्या होता है, वो कैसे प्रिंट होगा। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिकली सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है और सी शार्प का जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो क्या है। तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम सी शार्प को सिलेक्ट करेंगे और कंसोल एप्लीकेशन को जो प्रोजेक्ट का नाम हम रख लेते हैं, क्योंकि हमारा आज बेसिक फ़्लो के बारे में है तो हम नाम रख लेते हैं बेसिक फ़्लो। तो चलिए प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। सॉल्यूशन फाइल नेम आल्सो इज़ दैट, बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन के साथ इसे हम सेव करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है प्रोजेक्ट वो क्रिएट हो रहा है, विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। स्क्रीन साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो हमारे पास साइड पे ये जो बॉक्स जो है जिसका नाम उन्होंने शो किया सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये बेसिकली है क्या। और इसके अलावा ये जो हमारे सामने एक प्रोग्राम डॉट सी एस की फ़ाइल है, इसका बेसिक फ़्लो, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को एक्सप्लेन करता चलूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है ये हमें क्या बता रहा है। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो है ये अगर आपको नहीं शो हो रहा तो यहाँ से साइड पे अगर आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का एक टैब नज़र आ रहा है तो उस पर क्लिक करें तो ये शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें तो ये मतलब पिन हो जाता है। ऑटो हाइड या पिन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अगर इसे अनपिन कर देते हैं ये ऑटो हाइड हो जाता है, जब साइड पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ से जो जो हमारा क्विक लॉन्च का टैब है, यहाँ से भी हम इसे सर्च कर सकते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये देखें, यहाँ से सर्च करेंगे ये यहाँ से भी शो हो जाएगा। तो ये बेसिक कुछ, अगर आपको मतलब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ से कट हो जाता है, यहाँ से कट हो जाता है, यहाँ पे भी टैब में आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को सर्च करें, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा, ये यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से आप इसे पिन कर सकते हैं, तो मैंने इसे भी पिन कर दिया है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बेसिकली क्या है। तो दोस्तों, जब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन फ़ाइल मिलती है। इस सॉल्यूशन फ़ाइल बेसिकली ऐसे समझने एक मेन फ़ोल्डर है और प्रोजेक्ट जो है वो उसके अंदर एक सब फोल्डर है। अब इस एक सॉल्यूशन फ़ाइल में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक ही सॉल्यूशन में स्टोर करेंगे हम, तो वो मल्टीपल फोल्डर्स बन जाएंगे। उसकी ये फर्दर सब कैटेगरीज जो हैं वो मज़ीद उसी हिसाब से बनेंगी फिर। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास मेन फोल्डर है जो कि सॉल्यूशन फ़ाइल होती है। ये सॉल्यूशन फ़ाइल का नेम बेसिकली वही होता है जो हम जब प्रोग्राम को प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो अब एक हम प्रोजेक्ट नेम रखते हैं और दूसरा सॉल्यूशन फ़ाइल का नेम रखते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर मैंने सिर्फ उस वक्त उधर एक प्रोजेक्ट का नेम रखा था, वो नीचे सॉल्यूशन फ़ाइल का नेम ऑटोमेटिकली टाइप कर रहा था, वो सॉल्यूशन का नेम ये नेम शो हो रहा है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट का नेम था वो ये शो हो रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि जो प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन फाइल का नेम होगा वही इसकी मेन जो नेम स्पेस होगी। ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस में जो नेम स्पेस क्रिएट हुई है ये भी वही सेम ही होती है। मैं फर्दर आपको बताता हूँ कि नेम स्पेस क्या होती है, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नेम स्पेस प्रोजेक्ट का नेम और सॉल्यूशन फाइल का नेम है वो एक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। तो चलिए देखते हैं कि इस
जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, इसमें हमें क्या मिलता है। तो इसमें ये जो 4 कैटेगरीज़ में से डिवाइड किया गया है, उनमें से जो पहली चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज़, सेकंड पे रेफरेंसेस, थर्ड पे ऐप.config और फोर्थ पे जो मेन हमारी program.cs की फाइल है जिसमें हम कोड करते हैं वो फाइल हमें मिलती है। तो चलिए हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में दोस्तों हमें एक फ़ाइल मिलती है जिसका नाम है assemblyinfo.cs। असेंबली इन्फो को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें इस प्रोजेक्ट की जो असेंबली या DLL जो एक्जी होती है, या DLL कह लें, आपको एक लाइब्रेरी कह लें, इस प्रोजेक्ट की जो लाइब्रेरी होगी वो सारी यहाँ पे स्टोर होगी। जब डिफरेंट वर्जन लॉन्च होते हैं तो ये असेंबली बेसिकली बता रही होती है कि इस वक्त करंटली कौन सा वर्जन जो है वो इंस्टॉल्ड है, कौन सा वर्जन चल रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं असेंबली वर्जन। तो यहाँ से हम अपने जो एप्लीकेशन होती है उसके डिफरेंट वर्जन को एडजस्ट करते हैं अपनी नीड के हिसाब से। तो बेसिकली ये एक सिंपल एक लाइब्रेरी है जो कि पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करती है कि ये कौन सा वर्जन को कंट्रोल करती है। उसकी अपडेशन जब हम करते हैं तो वर्जन चेंज होता है तो वो उसको सारा कंट्रोल करती है। उसके बाद फ़ाइल होती है एक रेफरेंसेस की। तो रेफरेंसेस में बेसिकली ये DLL फाइल्स या लाइब्रेरीज़ कह लें, लाइब्रेरीज़ होती हैं जो कि बेसिकली स्टोर करती हैं इंफॉर्मेशन, जो भी हम फंक्शनलिटीज़ क्लासेस जो यूज़ करते हैं बिल्ट इन, तो उनकी सारी जो फंक्शनलिटी होती है, जो क्लासेस और बिल्ट इन जो होते हैं मेथड हमारे पास होते हैं, उन सब की फंक्शनलिटी जो है वो सारी स्टोर होती है इन लाइब्रेरीज़ में। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। तो यहाँ पे ये देखें, सॉरी, यहाँ पे मैंने जब टाइप किया तो कंसोल क्या है, कंपाइलर को क्या हाँ भाई है कि ये क्या है कंसोल। इससे तो इस सिस्टम ने बताया, यूजिंग सिस्टम जो है मैंने लाइब्रेरी ऐड की है, इसने बताया कि कंसोल भाई तुम्हारा एक कीवर्ड है। हमने डॉट टाइप किया तो उसने आगे ये मेथड शो कर दिया। ये देखें, मैं जब यहाँ पे डॉट को टाइप करता हूँ तो इस कंसोल से रिलेटेड अभी इस लाइब्रेरी में जितने भी मेथड हैं वो सारे शो हो रहे हैं। तो राइट लाइन भी उनमें से एक मेथड है, तो उसको उसने शो करवा दिया, तो हमने उसे एंटर कर दिया। क्योंकि राइट लाइन को हमने पहले देखा तो हम इसी के साथ चलेंगे। बाकी के बारे में हमें कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, तो उसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे कि वो कैसे हैं और क्या काम करते हैं। तो बेसिकली सिंपली ये जो लाइब्रेरीज़ हैं इन्होंने जो जितने भी बिल्ट इन मेथड्स होते हैं या क्लासेस होती हैं उन सब की फंक्शनलिटी को कंट्रोल करती हैं ये। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें एक मिलती है ऐप.config की फ़ाइल। तो ऐप.config की फ़ाइल आपको config से ही शो हो रहा है कि config यानी कि कन्फिग्रेशन। तो इसमें ये बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट की जो कन्फिग्रेशन होती है, ये इसकी स्टार्टअप कन्फिग्रेशन का यहाँ पे एक टैग पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम जब डेटाबेसेस को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्शन स्ट्रिंग की कन्फिग्रेशन को हम स्टोर करते हैं। उसके अलावा भी हम जितने एक्सटर्नल जो काम करवाते हैं, मतलब कोई भी एम्बेड करवाते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, कोई चीज़ एक्सटर्नल चीज़ को एम्बेड करवाते हैं इसी प्रोजेक्ट के साथ, तो वो उसके लिए हमें ये क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। हमने इस एप्लीकेशन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कराना है तो हमें इंटरनेट के लिए वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। यानी कि सिंपली कह लें कि हमें जो भी एक्सटर्नल काम करवाना है तो उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन करवानी होती है कि कैसे वर्क करेगा और क्या होता है। तो दोस्तों ऐप.config में कुछ ऐसा था। आपको क्योंकि ये बेसिक है तो मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ब्रीफली समझाऊं कि आपको समझ ही ना आए। मैं चाहता हूँ कि आपको लाइट सा इंट्रो करवाऊँ इन चीज़ों का, ताकि जब आप थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपको समझ आती रहेगी कि ये हो क्या रहा है। बेसिकली जब आप डेटाबेस को कनेक्ट करवाएंगे तो आपको पता ही नहीं कि ऐप.config क्या है, तो आपको क्या समझ आएगी। उस वक्त आप टैग लिख देंगे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि आप कर क्या रही हैं। लेकिन अगर आपको लाइट सा इंट्रो होगा कि कॉन्फ़िगरेशन में हाँ जी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ जी इसमें कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड है, तो ये इसमें हाँ ये इसकी सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग करेंगे हम। तो मतलब ये आपको लाइट सा इंट्रो देने का यही मकसद है कि आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों चलिए, अपने जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें हमें मिलती है program.cs की फ़ाइल। तो program.cs की फ़ाइल में अब कुछ ऐसा एक नज़ारा देखने को मिलता है। program.cs की फ़ाइल को बेसिकली दो कैटेगरीज़ में उन्होंने डिवाइड किया है, एक है कोड का और दूसरा है नेम स्पेसिस का। तो ये हमारे पास नेम स्पेसिस होगी, लाइब्रेरीज़ होगी जिनमें हम ये बेसिकली बिल्ट इन नेम स्पेसिस होती हैं
लाइब्रेरीज नेम स्पेस इज़ सिमिलर। और ये हमारे पास जो नेम स्पेस का एरिया है ये हमारा एक्चुअल कोड करने की जगह होती है। यहाँ पे हम कोड करते हैं एक्चुअली, इसके नीचे हम जो भी फंक्शन बनाएंगे, कोई काम करवाएंगे, तो वो हमारा एक्चुअल कोड होगा। तो वही जो प्रोग्राम की प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी होगी वो यहाँ पे हम नीचे डिफ़ाइन करते हैं कोड करके। तो चलिए हम देखते हैं कि ये लाइब्रेरीज़ क्या हैं और फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो लाइब्रेरीज बेस्ड, जैसे कि आपने जब रेफरेंसेस को एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरीज जो हैं ये बेसिकली बिल्ट इन क्लासेस और मेथड्स जो हैं उनकी फंक्शनलिटी को कंट्रोल करती हैं। जब हमने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा तो हम इसके अंदर कोई पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं जब पैरामीटर पास करता हूँ आई एम अब्दुल मनान, तो बेसिकली जैसे दूसरे जब मेथड आएंगे तो आपको पता चलेगा कि पैरामीटर क्या होते हैं। तो उनमें भी हम पैरामीटर पास करते हैं तो वो आगे फंक्शन को पास करवा देते हैं। फंक्शन की आगे जो भी वर्किंग होगी वो वैसा काम करवा देंगे। इस तरह यहाँ पे भी ये एक आई एम अब्दुल मनान इज़ अ पैरामीटर एंड राइट लाइन के मेथड को ये पैरामीटर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो उसमें आगे जो भी फंक्शनलिटी पड़ी है वो काम करवा देगा। क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है तो इनके जो फंक्शनलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। उनको जो हमने एक दफ़ा उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है वही रहेगी। तो राइट लाइन का काम है स्क्रीन पे प्रिंट करवाना, तो ये इस पैरामीटर को लेगा, स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। मुझे नहीं पता कि उसमें अभी कोड क्या उन्होंने किया हुआ है स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन हम उसने एक कीवर्ड हमें दे दिए, ये कीवर्ड लिखो, पैरामीटर पास करो, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ये जब लैंग्वेजेस बनती हैं तो ये डिफ़ाइन किया जाता है इनको। तो ये आपको समझ आई। ये अभी कंसोल की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये सिस्टम में पड़ी हुई है। कलेक्शन डॉट जेनेरिक, ये कलेक्शंस और जेनेरिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन इन लिस्ट में लाइब्रेरी में पड़ी होती है। इसी तरह दोस्तों हमारे पास जो ये जो सिस्टम डॉट लिंक है, सिस्टम डॉट टेक्स्ट है, यूजिंग थ्रेडिंग डॉट टास्क है। तो ये थ्रेडिंग की बेसिकली हम मल्टी थ्रेडिंग जब प्रोजेक्ट में करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से अभी हम अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर है नेम स्पेस का, क्लास का, मेन फंक्शन का, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये नेम स्पेस जैसा कि मैंने बताया कि एक सिंपली लाइब्रेरी कह लें। नेम स्पेस बेसिकली होता है कि एक नेम स्पेस को यहाँ पे आप कोई फर्दर एक आपकी CS की फ़ाइल है उसमें सिंपली इस नेम स्पेस को इंक्लूड करवाएं यूजिंग बेसिक फ्लो। इसकी जितनी क्लासेस और फंक्शंस हैं उनको आप एक्सेस कर लें, बिल्कुल ईजी। यही बेसिक इसका जो इसका काम है। उसके बाद ये क्लास है, क्लास समझने की तो उसके आगे हमें ये क्लास मिलती है। उसके बाद मेन फंक्शन। क्लास बेसिकली कहने है कि एक माइंड है, एक रोबोटिक्स। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एक रोबोटिक की एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्लास बेसिकली एक रोबोटिक्स है और उसके अंदर ये जो मेन फंक्शन है उसका एक टिनी सा माइंड है। अब ये माइंड उसे जो कहेगा वो पूरा रोबोटिक वर्क करेगा। मल्टीपल क्लासेस भी ऐड करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक क्लास हम बना लेते हैं एनिमी के नाम से, तो वो क्लास वर्क करेगी, ठीक है। लेकिन ये मेन क्लास यही है, तो इसी ने इसको भी एग्जीक्यूट करवाना। हमने जिस जैसे भी इसको मतलब वर्क करवाएंगे हम ऐसे मेन में ये मेन क्लास है और उसके अंदर हम जो भी करवाएंगे वही यहाँ पे अगर हम इसे कॉल करवा देते हैं एनिमी की क्लास के किसी मेथड को, एनिमी में हम को मेथड क्रिएट करते हैं उसको कॉल करवाते हैं यहाँ पे, तो वो ऐसे शो होगी। तो यहाँ पे अब मेन फंक्शन में हम जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हैं, ये उसने कहा कि उसके माइंड ने कहा कि जी स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। रोबोटिक के माइंड ने कहा, रोबोटिक में एक स्क्रीन भी लगी, उसने कहा कि स्क्रीन पे आई अब्दुल मनान प्रिंट करवा दो, तो उसने करवा दिया प्रिंट। नेक्स्ट पे अगर यहाँ पे कोई फंक्शन, हम एक मेन के नीचे एक फंक्शन बनाते हैं स्टैटिक वाइट रन, रोबोटिक रन, यानी कि रोबोटिक के भागने की हम फंक्शनलिटी को फीचर को ऐड करना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे सिंपली हम एक लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और इसमें हम कह देते हैं कि रोबोटिक रन। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शनलिटी ऐड करवा दी है। मेन को मेंटेन ही माइंड कहता है, उसे जब ज़रूरत पड़ती है। आई एम अब्दुल स्क्रीन में प्रिंट हुआ है, साथ ही वो कहता है जी रोबोटिक के लिए हुक्म है कि वो रन करे, हम इसको क्या करेंगे, रन करवा दिए।
फंक्शनलिटी एक दफ़ा डिफ़ाइन हो गई है, अब रोबोटिक की जब वो उस माइंड की जब मर्ज़ी होगी तो उसे रन करवाना चाहता है तो हम वहाँ पे उसे कॉल करवा देंगे, सिंपली वो इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये रन को मैंने लिखा है, तो ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो आपको शो हो जाएगा। ये प्रोग्राम की कंपाइलिंग हो रही है अभी फ़िलहाल। तो ये देखें प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो ये सॉरी वो हमने कंसोल डॉट रीड लाइन की स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया, तो उसने वो प्रोग्राम को एग्ज़िट करवा दिया, क्योंकि ये लाइन प्रिंट हुई, ये इसने एग्जीक्यूट करवाई, उसके बाद प्रोग्राम की टर्मिनेशन हो गई है। तो यहाँ पे हम एक ऐड करवाते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, तो ये हमें कुछ वेट कराएगा वहाँ पे। ये भी देखें कि पहले जो मेन में ये लाइन थी ये एग्जीक्यूट हुई, आई एम अब्दुल मनान, उसके बाद उसने कहा जी ये रन कॉल किया, तो रन में क्या पड़ा हुआ है, रन में उसकी फंक्शनलिटी है कि एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा रहा है, वो भी रन प्रिंट हो, तो वो उसने वो भी करवाई। अब जब हम बात रोबोटिक्स की कर रहे हैं तो वहाँ पे जब रन का फंक्शन होगा तो वो रन का फंक्शन बेसिकली उसके लेग्स को ऑर्डर दे रहा होगा कि रन रन रोबोटिक रन, तो वो उसको ऑर्डर दे रहा होगा उसके बारे में, तो उसकी पूरी फंक्शनलिटी डिफाइन होगी कि इसके कैसे पार्ट्स ये वर्क करके आगे जाएंगे, कैसे वर्क करके ये लेफ़्ट राइट पे मूव करेंगे। तो वो उसकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसकी लॉजिक बनाएंगे। तो मैं ये रीड लाइन लगाना भूल गया था पहले। तो दोस्तों आज का हमारा कुछ लेक्चर इसी तरह से, ये हमने आपको बताया कि बेसिक फ़्लो क्या है, क्लास क्या है, मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये उससे पहले हमने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को एक्सप्लेन किया कि ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है हमारे पास। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये बेसिकली यहाँ तक हमारा जो 4 लेक्चर में हमने सी शार्प के सिंपल सिर्फ एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश की है कि ये क्या है, और फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैसे हम वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, वेरिएबल को यूज़ करते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम फर्दर अपने टॉपिक्स की तरफ जाएंगे और तेज़ी से हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट में फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। दोस्तों आज के हमने एक्सरसाइज में जो किया इसे आप खुद से इम्प्लीमेंट करें। आपको कोई इशू है तो आप कमेंट में बताएं हमें, हम आपकी खिदमत में हमेशा हाज़िर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।